हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है कोणों का मापन। उसके बाद क्लास 7 में एक व्यंजक के पद के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे लाभ और हानि चैप्टर को, और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है।
तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे कोणों का मापन। पिछले अध्याय में हमने सीखा एक ही बिंदु से शुरू होने वाली दो किरण आपस में कोण यानी एंगल बनाती है। क्या सभी कोण एक जैसे होते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं। हम देखते हैं कि दीवार और फर्श के बीच बनने वाला कोण सीढ़ी और दीवार के बीच बनने वाले कोण या सीढ़ी और फर्श के बीच बनने वाले कोण से अलग होता है। अगर घड़ी में हम एक सुई निश्चित स्थान पर रखें और दूसरी सुई को घुमाएं, तो हमें अलग अलग कोण प्राप्त होते हैं। कोण की अवधारणा को समझने के लिए हम इन कोणों को वर्गीकृत करते हैं। इन्हें वर्गीकृत करने के लिए हमें कोण कैसे नापते हैं, यह ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए पहले हम जानेंगे कोणों का मापन। आपने अपने ज्यामिति बॉक्स में यह वस्तु जरूर देखी होगी। क्या बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं एवं इसका उपयोग क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसे हम चांदा यानी प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसका उपयोग हम कोण को मापने के लिए करते हैं। इसके वक्रीय किनारे यानी एज को 180 बराबर भागों में विभाजित किया हुआ होता है, जहाँ प्रत्येक भाग एक अंश यानी डिग्री कहलाता है। मापन हेतु इस पर बाईं और दाईं दोनों ओर से 0 से 180 तक चिन्ह अंकित किए होते हैं। जैसे हम लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक इसी प्रकार हम कोण को अंश यानी डिग्री में मापते हैं, जिसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे इस कोण का माप 90 अंश है, जिसे हम 90 डिग्री इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चांदे के उपयोग से हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का माप ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किसी कोण का माप कैसे ज्ञात किया जाता है।
यहाँ देखिए, यहाँ किरण QP और किरण QR एक ही उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु Q से निकलते हुए कोण PQR बना रही है। यहाँ बिंदु Q कोण PQR का शीर्ष यानी वर्टेक्स है। इसी तरह किरण PQ और किरण QR कोण PQR की भुजाएं। चलिए इस कोण का माप ज्ञात करें। सबसे पहले हम चांदे को इस प्रकार रखेंगे कि इसके सीधे किनारे का मध्य बिंदु कोण के शीर्ष Q पर आए। चांदे को हम इस प्रकार समायोजित यानी एडजस्ट करेंगे कि सीधे किनारे पर दर्शाई गई रेखा कोण के किसी एक भुजा को पूरा ढक ले। यहाँ हम इसे भुजा PQ पर व्यवस्थित करेंगे। भुजा PQ दर्शाती है 0 डिग्री कोण, इसलिए हम चांदे पर दर्शाई उस स्केल को पढ़ेंगे जिस पर PQ 0 डिग्री से व्यक्त होती है। इसी स्केल पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कोण की दूसरी भुजा कौन से चिन्ह को दर्शा रही है। जैसे यहाँ भुजा QR 45 की रेखा को ढक रही है, यानी कि यह 45 डिग्री को दर्शा रही है। इससे अब हम कह सकते हैं कि कोण PQR का माप है 45 डिग्री। गणित में इसे हम लिखते हैं कोण PQR बराबर 45 डिग्री। आज हमने सीखा कोणों का मापन। अब हमें कोण का माप लेना आ गया है, तो अब हम इसके उपयोग से कोण के विभिन्न प्रकार समझेंगे। यहाँ एक घड़ी दर्शाई गई है जिसमें एक सुई 12 पर है और दूसरी सुई 3 पर है। अगर हम इन दोनों सुइयों में कोण का माप लेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। अगर किसी कोण का माप 90 डिग्री होगा तो इसे हम एक समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। अगर आप दिशाओं के बारे में ठीक रूप से जानते होंगे तो आपको यह समझना कठिन नहीं कि पूर्व और उत्तर दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाती है। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व इत्यादि दिशाएं भी एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाती है। किसी एक आयत यानी रेक्टेंगल के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या आयत के सभी कोण समकोण होते हैं? स्वयं पता करने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए हम 12 पर स्थित सुई को सरकाते हुए 1 पर ले जाते हैं, तो अब एक सुई 3 पर है और दूसरी 1 पर है। सोचिए क्या दोनों सुइयों में बनने वाला कोण समकोण है? बिल्कुल सही, यह कोण समकोण से छोटा है। अगर किसी कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो तो वह कोण समकोण से छोटा होता है। ऐसे कोण को हम न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर केक के इस टुकड़े में यहाँ न्यून कोण बन रहा है। इसी तरह आप न्यून कोण दर्शाई गई स्थितियों में भी देख सकते हैं। अब आप स्वयं ज्ञात करने की कोशिश कीजिए कि जब आप किसी पेड़ के उच्चतम भाग या इमारत की छत को देखते हैं तो आप कौन सा कोण बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक रेखा में हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम दोनों सुइयों में कोण का माप लेंगे तो हमें माप प्राप्त होगा 180 डिग्री। ऐसे कोण को हम एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या हम ऋजु कोण और समकोण में कोई संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। एक ऋजु कोण समकोण के 2 गुना होता है। हम ऋजु कोण कई स्थितियों में देखते हैं। इनमें से कुछ स्थितियां इस प्रकार है। अब यहाँ देखिए, यहाँ घड़ी की सुइयां समकोण से अधिक लेकिन ऋजु कोण से छोटा कोण बना रही है। ऐसे कोण को हम अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अधिक कोण के कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। अब मान लीजिए घड़ी की दोनों सुइयां एक स्थान पर है। इनमें से एक सुई हम उसी स्थान पर रखकर दूसरी सुई को घुमाते हुए अगर हम एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं तो एक पूरा चक्कर एक घूर्णन यानी रिवॉल्यूशन कहलाता है। एक घूर्णन का कोण एक संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सुई 12 से 6 पर आती है यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार वो फिर से 6 से 12 पर आती है यानी कि फिर से 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण घूर्णन के दौरान 180 डिग्री धन 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री का कोण बनता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण कोण का माप 360 डिग्री होता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री कोण दर्शाता है। अगर एक वृत्त 360 डिग्री कोण दर्शाता है तो ज्ञात कीजिए आधा वृत्त और आधे से आधा वृत्त कौन से कोण व्यक्त करते हैं। इसे प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ दर्शाया गया कोण एक ऋजु कोण से बड़ा है लेकिन एक संपूर्ण कोण से छोटा है। ऐसे कोण को हम एक प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण की कुछ स्थितियां इस प्रकार है। तो अब आपको कोण के विभिन्न प्रकार ठीक से समझ गए होंगे। इसी के साथ अब हम कोण से जुड़ी एक और अवधारणा को समझेंगे। मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरी को 90 डिग्री कोण में प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखाएं एक दूसरे की लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ते हैं, रेखा AB रेखा PQ पर लंब है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। मान लीजिए एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट AB रेखाखंड PQ पर लंब तो है, साथ ही साथ यह रेखाखंड PQ को दो बराबर भागों में भी विभाजित कर रहा है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि रेखाखंड AB रेखाखंड PQ का लंब समद्वितीय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस प्रकार आज हमने सीखा ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। साधारण गलती 1, कुछ बच्चों की यह समझ होती है कि कोण का माप उसकी भुजाओं की लंबाइयों पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ दो कोण दर्शाए हैं। अगर बच्चों को पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कोण कौन सा है तो वे जवाब देते हैं कोण PQR क्योंकि इसकी भुजाएं बड़ी है। लेकिन यह एक गलत समझ है। अगर हम दोनों कोणों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि दोनों कोणों का माप बराबर है। या फिर हम चांदे के उपयोग से दोनों कोणों का माप लेकर भी पता कर सकते हैं कि दोनों कोण समान हैं। इसलिए ध्यान रहे, कोणों की तुलना कोणों के माप के आधार पर की जाती है, न कि भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर। साधारण गलती 2, कुछ बच्चे कोण का माप लेते समय चांदे का मध्य बिंदु तो कोण के शीर्ष पर रखते हैं, लेकिन चांदे की सीधी किनारे पर दर्शाई रेखा को कोण की भुजा पर ठीक तरह से रखना भूल जाते हैं। कुछ बच्चे चांदे पर दर्शाई रेखा को भुजा पर रखने के स्थान पर चांदे के किनारे को ही समायोजित यानी एडजस्ट करने की गलती करते हैं। इन दोनों गलतियों से कोण का माप गलत प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रहे, मध्य बिंदु के साथ चांदे की सीधी किनारे पर दर्शाई रेखा को कोण की भुजा पर ठीक तरह से रखना भी जरूरी है। इससे कोण का सही माप प्राप्त होता है। साधारण गलती 3, जब बच्चे कोण का माप लिखते हैं तो बच्चे माप के साथ अंश को दर्शाना नजरअंदाज कर देते हैं। याद रहे, अंश यानी डिग्री कोण की इकाई है, इसलिए कोण के माप के साथ इसे व्यक्त करना आवश्यक है। साधारण गलती 4, कुछ बच्चों को न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल और अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल के नामों में उलझन होती है, जिसके कारण वे कोण पहचानने में गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ दो कोण दिए हैं, बच्चे इसे न्यून कोण और इसे अधिक कोण समझ लेते हैं, जबकि यह अधिक कोण और यह न्यून कोण है। पता करने के लिए हम कोण की तुलना समकोण से करते हैं। अगर कोण समकोण से छोटा हो तो वह न्यून कोण होता है। अगर कोण समकोण से बड़ा हो तो वह अधिक कोण होता है। इसी के साथ घूर्णन की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की अवधारणा को समझें। जब हम घूर्णन यानी किसी चीज के घूमने की क्रिया को बताते हैं तो अक्सर हमें घूमने की दिशा बताना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हम घड़ी में घूम रही सुइयों की दिशा का प्रयोग करते हैं। घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में घूमती है। जिस दिशा में वे घूमती है हम उसे घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जानते हैं, और इसकी विपरीत दिशा को हम वामवर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इसके उपयोग से हम किसी वस्तु के घूर्णन की दिशा को बताते हैं। जैसे यहाँ यह वस्तु घड़ी की दिशा में घूम रही है, जबकि यह वस्तु वामवर्त दिशा में घूम रही है। इस आधार पर क्या आप बता सकते हैं, अगर घड़ी की सुई 6 पर हो और वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री से घूर्णन करती है तो वह कौन से चिन्ह पर होगी? अगर घड़ी की सुई 6 पर हो और वह वामवर्त दिशा में 90 डिग्री से घूर्णन करती है तो वह कौन से चिन्ह पर होगी? इन सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए।
तो आज हमने देखी ज्यामिति की निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित साधारण गलतियां और घूर्णन की दिशा की अवधारणा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। समान व असमान पद। इस वीडियो से हम सीखेंगे समान व असमान पद यानी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। बच्चों, अभी तक हमने व्यंजक के पदों यानी टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। आइए इसे पेड़ आरेख यानी ट्री डायग्राम के माध्यम से दोहराते हैं। जैसा कि यहाँ व्यंजक 6y की घात 2x जमा 3xy दो पदों को संयोजित करके बना है, जिसमें 6y की घात 2x पहला पद और 3xy दूसरा पद है। व्यंजक 6y की घात 2x जमा 3xy में 6y की घात 2x के गुणनखंड 6y y x है और 3xy के गुणनखंड 3xy है। यहाँ पर पहले पद में x का गुणांक 6y की घात 2 व y का गुणांक 6xy है और दूसरे पद में x का गुणांक 3y व y का गुणांक 3x है। आइए अब हम समान व असमान पदों के बारे में समझें। रीना और राज दो अच्छे दोस्त हैं और उनके पास कुछ खिलौने हैं। राज के पास कुल 5 हाथी, 2 शेर और 3 घोड़े हैं। इसी प्रकार रीना के पास 7 हाथी, 1 शेर और 3 खरगोश हैं। दोनों दोस्तों के खिलौनों को समान व असमान समूहों में विभाजित करें। यहाँ पर समान समूह बनाने के लिए हम रीना और राज के हाथियों को एक स्थान पर रखेंगे और इसी प्रकार शेरों को दूसरे स्थान पर रखेंगे। ऐसे ही अब असमान समूह बनाने के लिए खरगोश और घोड़ों को अलग अलग स्थान पर रखेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ हाथियों में हाथियों का और शेरों में शेरों का समूह बनाया है, क्योंकि ये समान है, जबकि खरगोश और घोड़े असमान हैं, इसलिए इनका एक अलग समूह बनाया है। इसी प्रकार यदि किसी बीजीय व्यंजक के पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हों, तो वे समान पद यानी लाइक टर्म्स कहलाते हैं, और यदि इनके पदों के बीजीय गुणनखंड अलग अलग हों, तो ये असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इस व्यंजक में समान व असमान पदों को पहचानिए। 5x की घात 2 घटा 3y की घात 2 z घटा 7x की घात 2 जमा 5xy जमा 4y की घात 2 z घटा 2xy जमा 2ab। 5x की घात 2 के गुणनखंड 5x है। 3y की घात 2 z के गुणनखंड 3y y z है। 7x की घात 2 के गुणनखंड 7x है। 5xy के गुणनखंड 5xy है। 4y की घात 2 z के गुणनखंड 4y y z है। 2xy के गुणनखंड 2xy है और 2ab के गुणनखंड 2ab है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पद 5x की घात 2 व 7x की घात 2 के बीजीय गुणनखंड xx और 3y की घात 2 z व 4y की घात 2 z के बीजीय गुणनखंड y y z और 5xy व 2xy के बीजीय गुणनखंड x y एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें समान पद कहेंगे और 2ab के बीजीय गुणनखंड ab अलग हैं, इसलिए इसे असमान पद कहेंगे। बच्चों, इस वीडियो की मदद से आपको समान व असमान पदों का ज्ञान हो गया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। समान व असमान पदों के उदाहरण। आइए समान व असमान पदों यानी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण 1। राम और श्याम दोनों बचपन के मित्र हैं। आज उन दोनों की माताओं ने उन्हें कुछ ताजी सब्जियां लेने के लिए भेजा। आइए देखें उन दोनों ने बाजार से क्या क्या खरीदा। राम ने बाजार से 3 किलो आलू, 7 किलो प्याज, 8 किलो टमाटर खरीदे और श्याम ने 4 किलो आलू, 2 किलो टमाटर और 3 किलो भिंडी खरीदी। अरे ये क्या राम, मैं तो थैला लाना ही भूल गया। इतना सारा सामान अब मैं कहाँ रखूं? श्याम ने राम से परेशान होकर बोला। इस पर राम ने कहा, तुम मेरे थैले में अपनी सब्जियां रख लो। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि थैले में कौन कौन सी सब्जियां एक जैसी हैं और कौन सी अलग अलग हैं? यहाँ आलू को A से, प्याज को P से, टमाटर को T से और भिंडी को B से दर्शाएं। आइए पहले हम समान वस्तुओं का समूह बनाते हैं। थैले में आलूओं का समूह बराबर 3A 4A, टमाटरों का समूह बराबर 8T 2T। इसी प्रकार असमान वस्तुओं का समूह बनाते हैं। प्याजों का समूह बराबर 7P, भिंडियों का समूह बराबर 3B। तो यहाँ हमने देखा कि आलू और टमाटरों के समान समूह हैं, जबकि प्याज और भिंडियों के असमान समूह हैं। उदाहरण 2। निम्न प्रश्न में देखिए और तय कीजिए कि ये समान पद होंगे या असमान पद। 6xz और 6x की घात 2 z की घात 2। अगर इन दोनों पदों के गुणनखंड करके देखें तो पाएंगे पद 6xz के गुणनखंड 6x और z हैं। इसी प्रकार पद 6x की घात 2 z की घात 2 के गुणनखंड 6x x z और z है। यहाँ पर दोनों पदों के बीजीय गुणनखंड अलग अलग हैं, इसीलिए बच्चों ये दोनों पद असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स हैं। इन उदाहरणों से हमने समान व असमान पदों के बारे में सीखा। इसी के साथ हमने यह भी सीखा कि इनमें अंतर कैसे करते हैं। अगली वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को जानेंगे और उन्हें दूर करेंगे। समान व असमान पद, मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे समान व असमान पदों से संबंधित मिथ्या धारणाएं यानी मिसकंसेप्शंस ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समान यानी लाइक टर्म्स व असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स के बारे में जाना। आइए अब देखें समान व असमान पद के सवालों को हल करने पर क्या गलतियां होती हैं। निम्नलिखित में समान पदों की पहचान करें। 20xy 10y की घात 3 20zx।
कई बार यह समझ लिया जाता है कि यदि दो पदों के गुणांक कोएफिशिएंट समान हैं, तो वे पद भी समान होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। यह एक मिथ्या धारणा है। वे पद जिनके चर समान हों, ना कि उनके गुणांक, समान पद कहलाते हैं। दिए गए पदों में 20xy और 20zx के गुणांक तो समान हैं, पर इनके चर अलग अलग हैं, अतः ये असमान पद होंगे। अब अगर इन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाए तो तीनों पदों के चर अलग अलग हैं, इसीलिए ये सभी असमान पद हैं। आइए अब एक अन्य मिथ्या धारणा के बारे में जानें। निम्नलिखित में असमान पदों की पहचान करें। 7ab की घात 2c, 15b की घात 2ac, 3cab की घात 2। दिए गए पदों में 7ab की घात 2c के गुणनखंड 7abc हैं। 15b की घात 2ac के गुणनखंड 15bb-ac हैं और 3cab की घात 2 के गुणनखंड 3cab-b हैं। यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि तीनों पदों के चर a, b, c ही हैं, लेकिन इनका क्रम अलग अलग है, अर्थात ये पदों में आगे पीछे लिखे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन पदों के चर समान होते हैं वे समान पद कहलाते हैं। यहाँ पर तीनों पदों के चर a, b, c हैं, जो कि समान है, अतः ये सभी पद समान पद हैं। अक्सर बच्चे यह समझ लेते हैं कि समान पदों में चरों का क्रम भी समान होता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि दो पदों में चर तो समान है किंतु उनका क्रम समान नहीं है, तो भी वे समान पद ही कहलाएंगे। आज हमने देखा समान व असमान पदों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी और समान तथा असमान पदों की अच्छी समझ बन गई होगी। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें, तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि। रोहित ने 90 रुपए की एक गेंद खरीदी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में सीपी से निरूपित करते हैं। इस तरह से यहाँ रोहित के लिए क्रय मूल्य हुआ 90 रुपए। रोहित ने गेंद 120 रुपए में वरुण को बेच दी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में एसपी से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ रोहित ने 120 रुपए में गेंद को बेच दिया, इसलिए रोहित के लिए 120 रुपए गेंद का विक्रय मूल्य हुआ।
रोहित से यह गेंद वरुण ने खरीदी तो वरुण के लिए 120 रुपए क्या क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि वरुण ने गेंद 120 रुपए में खरीदी है, इसलिए वरुण के लिए यह क्रय मूल्य होगा। इस लेन देन में रोहित ने गेंद का मूल्य यानी 90 रुपए तो वसूल कर लिए हैं, लेकिन साथ में उसे कुछ अतिरिक्त धनराशि भी प्राप्त हुई है। इस अतिरिक्त धनराशि को हम लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में व्यक्ति को लाभ होता है। यह लाभ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ लाभ बराबर 120 रुपए ऋण 90 रुपए बराबर 30 रुपए। यहाँ इसका अर्थ है रोहित ने 90 रुपए खर्च किए जिस पर उसे 30 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ 90 रुपए क्रय मूल्य पर 30 रुपए का लाभ है, यानी कि 1 रुपए क्रय मूल्य पर 30/90 का लाभ होगा, यानी कि 1/3 रुपए का। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 100 रुपए क्रय मूल्य पर रोहित को 1/3 गुणा 100 बराबर 33.33 रुपए का लाभ होगा। प्रति 100 रुपए के क्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ को हम लाभ प्रतिशत कहते हैं, यानी कि इस लेन देन में रोहित को 33.33% का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त होता है, इसलिए क्रय मूल्य को आधार लेकर हम लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र लिखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। अब चलिए लेन देन की एक दूसरी स्थिति देखें। मान लीजिए रोहित ने 90 रुपए में वस्तु खरीद तो ली, लेकिन कुछ कारणवश उसे वह वस्तु 54 रुपए में बेचनी पड़ी। इस तरह से यहाँ क्रय मूल्य है 90 रुपए और विक्रय मूल्य है 54 रुपए। अब जरा सोचिए, क्या इस स्थिति में रोहित को लाभ होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल नहीं, चूंकि इस लेन देन में वस्तु का क्रय मूल्य भी पूरी तरह से वसूल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ रोहित को लाभ नहीं होगा बल्कि हानि यानी लॉस होगी। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उस लेन देन में हानि होती है। यह हानि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। अब जरा सोचिए, हम हानि प्रतिशत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। लाभ की तरह हानि भी क्रय मूल्य पर ही प्राप्त होती है, इसलिए हानि के लिए भी आधार क्रय मूल्य ही है। इस समझ से हानि प्रतिशत के लिए हम सूत्र लिखते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। यहाँ हानि प्रतिशत बराबर 36/90 गुणा 100% बराबर 2/5 गुणा 100% बराबर 40%, यानी कि इस लेन देन में रोहित को 40% की हानि हुई है। मीना ने 20 पेंसिलें 5 रुपए की दर से और 40 पेंसिलें 4 रुपए की दर से खरीदी। कुल पेंसिलों में से उसने 54 पेंसिलों को 4 रुपए की दर से और 6 पेंसिलों को 3 रुपए की दर से बेच दिया। लाभ यानी प्रॉफिट अथवा हानि यानी लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें खरीदी गई सभी पेंसिलों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस या सीपी ज्ञात करना होगा। कुल क्रय मूल्य बराबर 5 रुपए की दर से खरीदी गई 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य धन 4 रुपए की दर से खरीदी गई 40 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए धन 160 रुपए बराबर 260 रुपए। इसी तरह अब हम मीना ने बेची हुई पेंसिलों का कुल विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या एसपी ज्ञात करेंगे। कुल विक्रय मूल्य बराबर 4 रुपए की दर से बेची गई 54 पेंसिलों का विक्रय मूल्य धन
₹3 की दर से बेची गई 6 पेंसिलों का विक्रय मूल्य बराबर ₹216 धन ₹18 बराबर ₹234। यहाँ हम देखते हैं कि कुल विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में मीना को हानि होगी, यानी लॉस होगा। चूंकि हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर ₹260 ऋण ₹234 बराबर ₹26। चूंकि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100% बराबर 26/260 गुणा 100% बराबर 10%, यानी मीना को 10% की हानि हुई है। अगला उदाहरण, एक दुकानदार ने एक घड़ी ₹1225 में बेची, जिस पर उसे 15% का लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। वीडियो रोककर आप इसका जवाब पता करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम बताते हैं। यहाँ दुकानदार ने घड़ी को ₹1225 में बेचा है, यानी कि घड़ी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ₹1225 है। उसे 15% का लाभ हुआ है। हमें ज्ञात है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100% और लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100% बराबर विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य ऋण 1 गुणा 100%। इस तरह से 15% बराबर 1225 बटे क्रय मूल्य ऋण 1 गुणा 100%। इसे हम इस प्रकार हल करेंगे, यानी कि 15/100 बराबर 1225 बटे क्रय मूल्य ऋण 1, यानी कि 15/100 धन 1 बराबर 1225 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 115/100 बराबर 1225 बटे क्रय मूल्य। इस तरह से क्रय मूल्य बराबर 1225 गुणा 100 बटे 115, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 1065.22 रुपए। इस तरह से घड़ी का क्रय मूल्य 1065.22 रुपए है। इस प्रश्न को आप अन्य आसान विधि, जिसे एकिक विधि भी कहते हैं, से हल कर सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या एसपी उसके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस या सीपी से हमेशा अधिक होता है। कुछ बच्चों की मिथ्या धारणा होती है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से हमेशा अधिक होता है, लेकिन यह गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर या कम भी हो सकता है। यदि एसपी सीपी से बड़ा है तब लाभ यानी प्रॉफिट होता है। यदि एसपी सीपी से छोटा है तब हानि यानी लॉस होता है। यदि एसपी बराबर सीपी है तब न तो लाभ होता है न ही हानि, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, संगीता ने कुछ खेल का सामान 2000 रुपए में खरीदा। उसने यह सामान एक पाठशाला को 2500 रुपए में बेच दिया। ज्ञात कीजिए कि संगीता को इस व्यवहार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि
लाभ या हानि प्रतिशत वस्तु के विक्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। इसलिए वे लाभ या हानि प्रतिशत निकालते समय गलत सूत्र का प्रयोग करते हैं। वे लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणा 100 या हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। इस उदाहरण को हल करते समय बच्चे लाभ बराबर एसपी ऋण सीपी बराबर 2500 रुपए ऋण 2000 रुपए बराबर 500 रुपए प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रतिशत प्राप्त करते समय वे सूत्र इस प्रकार लिखते हैं। इस सूत्र में संख्याओं को रखकर वे इसे इस प्रकार हल करते हैं। इससे उन्हें लाभ 20% प्राप्त होता है, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। ध्यान रहे, लाभ हो या हानि वस्तु के क्रय मूल्य पर प्राप्त होती है, इसलिए आधार हमेशा क्रय मूल्य होता है। इसलिए सही सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 500 बटे 2000 गुणा 100 बराबर 25%। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए कुछ गलतियां देखें। सवाल, एक दुकानदार 40 वस्तुएं 2800 रुपए में खरीदता है। वह उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। ज्ञात कीजिए वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चे सवाल में दी गई जानकारी को ठीक से समझ नहीं पाते तथा वे उनका प्रयोग कैसे करना है यह भी समझ नहीं पाते। इस कारण वे कुछ गलतियां करते हैं। आइए इन्हें समझें। गलती 1, कुछ बच्चे सवाल को ठीक से नहीं समझते। यहाँ 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, लेकिन वे सोचते हैं कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 40 गुणा 2800 रुपए बराबर 1,12,000 रुपए है। यह एक गलत समझ है। गलती 2, दिया गया है क्रय मूल्य बराबर 2800 रुपए और लाभ प्रतिशत बराबर 16% बराबर 16/100। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य और लाभ का योग किया जाता है। ऐसा करने के लिए कुछ बच्चे लाभ प्रतिशत को ही क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। इसलिए उन्हें विक्रय मूल्य बराबर 2800 रुपए धन 16/100 बराबर 2,80,000 16/100 रुपए प्राप्त होता है, जो कि गलत है। ध्यान रहे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में लाभ जोड़कर प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रतिशत में दिए लाभ को वास्तविक लाभ में परिवर्तित करना आवश्यक है। यहाँ 16% लाभ हमें बताता है कि प्रत्येक 100 रुपए क्रय मूल्य पर 16 रुपए लाभ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब क्रय मूल्य 1 होगा तब लाभ 16/100 रुपए होगा। इस तरह से जब क्रय मूल्य 2800 रुपए होगा तब लाभ होगा 16/100 गुणा 2800 रुपए यानी कि 448 रुपए। इसलिए विक्रय मूल्य होगा 2800 रुपए धन 448 रुपए बराबर 3248 रुपए। तो आज हमने देखी लाभ और हानि से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ गलतियां। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए
पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।